बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ, फैमिली लॉ, कन्वेंसिंग, लिटिगेशन। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को किसी किस्म की लीगल एडवाइस या बदलते हुए कवानीन से आपको आगाही चाहिए तो आप मुझे कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कोई प्राइवेट, कॉन्फिडेंशियल या डिटेल से एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूँ। हमेशा की तरह हमारी तमाम व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट होती है कि जब आप कॉल करें अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसको म्यूट पे कर लें या दूसरे रूम में चले जाएं, ताकि आपके और हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉल ले सकें। क्योंकि प्रोग्राम लाइव है, टाइम शॉर्ट होता है। और इसके साथ साथ अगर आप अपने सवाल को जितना मुख्तसर करेंगे या प्लीज़ मुझे बताएंगे और मुझे फिर आसानी होगी कि मैं आपको एडवाइस कर सकूँ। तो नाज़रीन, बिला वक्त ज़ाय के बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे आपने वीज़े के बारे में पूछना। मेरा वीज़ा जो है ना ख़त्म होने वाला है जी फरमाइए। 30 सितंबर को। मुझे 3 साल के 2 मरतबा वीज़े मिले थे। तो ठीक। वो मैं कौन सा जो है ना फॉर्म जो है ना सबमिट करूं, उस फॉर्म का क्या आप नाम बता सकते हैं मुझे? आपको 3 साल के क्या हुआ था जी? जी, मैंने मतलब दरअसल मैं अपनी वाइफ के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। मेरी ठीक। वाइफ को हमने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया था, मगर उन्होंने इंडेफिनिट नहीं दिया था। उन्होंने 3 साल का डिक्शनरी लीव जो होती है वो दी थी उन्होंने। ठीक। ठीक है, तो 3 साल के बाद हमने मतलब हमें 6 साल का वीजा मिल चुका है। ठीक, मैं ठीक है ना? आपकी तो अभी सवाल हम समझ मेरी गया। वाइफ जो है इंडेफिनिट के लिए जो है। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, अगर आपने प्रीवियस रूल जो कि आपने कहा कि 6 साल हो गए हैं, क्योंकि फिर आपने जो पुराना रूल जो कि 9 जुलाई से पहले की बात है 12 की, जो लोग यहाँ पे डिस्कशन लीव पे थे उनको 3 साल की लीव मिलती है, उसके बाद उसको एक्सटेंशन चाहिए 3 साल की, और 6 साल पूरे करते हुए वो अपनी इंडेफिनिट की, जिसको सेटलमेंट वीज़ा कहते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलवेज़ हमारी रिक्वेस्ट कि आप अगर खुद या सोलिसिटर के जरिए करना चाहें, लेटेस्ट जो भी फॉर्म होगा, क्योंकि फॉर्म 3 माह के बाद नॉर्मली या 6 मंथ के बाद चेंज होते रहते हैं, इसी तरीके से सम टाइम जो फीस है वो भी चेंज हो जाती है। तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि जब आप क्वालिफाइड करते हों या जब आप समझें कि अब आपके कोई 1 मंथ रह गया है या आपके बिल्कुल मेच्योर होने वाला है, तो उस वक्त आप सेटलमेंट वीज़े का जो फॉर्म है वो निकालेंगे, जो अप्रोप्रिएट फ़ीस होगी वो साथ लगाएंगे, और साथ आपने 6 साल यहाँ पे गुजार लिए उसका प्रूफ, ये चीज़ें लगा के अप्लाई करेंगे, आपको सेटलमेंट वीज़ा यहाँ पे मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रोग्राम। रियाज भाई, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि मैंने अप्लाई किया था 7 ईयर के बेसिस पे। ठीक। तो मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया था। हम लोग में लीगली था यहाँ पे। तो अभी मुझे अपील पे जाना है नवंबर में। ठीक। थोड़ा सा तो मुझे कोई बच्चा जो है वो स्कूल भी जा रहा है। अब जिस वक्त अपील होगी हाफ 7 का हो जाएगा। तो एक तो मुझे ये बताएंगे, आप तो कोर्स में रेगुलर जाते हैं, क्या आउटकम आ रही है कोर्स से जो 7 ईयर की बेसिस पे है? आपकी हियरिंग लिस्ट हो गई है नवंबर में कि क्या अभी अपने अप्लाई करना है? नहीं, हमने अप्लाई किया था, रिफ्यूज की हियरिंग है नवंबर में। ठीक। 7 ईयर्स चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी जो है, उसके मतलब सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उसमें 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। वेदर जो आप एप्लीकेशन करते हैं तब, या अगर आपका केस आपका रिफ्यूज़ हो जाए, आप हेयरिंग पे जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं, तो जो भी जज, ऑनरेबल जज हैं एआईटी के या अपर ट्राइब्यूनल के या इवन हाई कोर्ट के, वो 3 चीज़ों पे ज़्यादा उनका कंसंट्रेट है, उस पर फोकस कर रहे हैं। नंबर 1 कि आपने यहाँ पे 7 साल गुजार लिए और आप यहाँ पे रह रहे हैं। नंबर 2 ये कि आपने यहाँ पे रहते हुए, यूके में रहते हुए, आपने खुद और आपके बच्चों ने इस कल्चर में, सोसाइटी में इंटीग्रेट कर लिया है। आप यहाँ पे जो भी, अगर आपने कोई कोर्सेज़ किए हैं, कोई शॉर्ट कोर्सेज़, या कोई आपने कोई डिग्री की है, या आपके बच्चों ने कुछ किया है, कुछ अचीवमेंट की है, कोई वॉलंटियर, एनीथिंग, कि ये इस्टेब्लिश हो कि आप इस सोसाइटी में इस हद तक इंटीग्रेट हो गए हैं
कि अब जो कल्चर आपने अडॉप्ट कर लिया है ये शायद वापस जाके आपके अपने होम कंट्री में आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकते। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड पार्ट है वो ये कि आपका जो सारे रिलेटिव या आपके जो ज़्यादा जो आपकी फैमिलीज या सोशल टाइज हैं वो यूके के अंदर हैं, ना कि आपके होम कंट्री में। सम टाइम जो इमिग्रेशन जज या होम ऑफिस वाले कहते हैं कि अगर आपकी बाकी फैमिली वहाँ पे है तो क्यों नहीं कि आप भी वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं, कि वहाँ पे आप जाके सेटल नहीं हो सकते, यहाँ पे आप सेटल्ड हो गए हैं और आपने यहाँ पे 7 साल गुजार लिए हैं। ये 3 मेजर पार्ट्स हैं, इसके अंदर तमाम चीज़ें छुपी हुई हैं कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स, अगर आप यहाँ पे रहते हुए स्कूल से कुछ कर लिया, कोई अपने कंप्यूटर का, इंग्लिश का, किसी भी किस्म की, अगर आपने, आपकी मिसेज़ ने, आपके बच्चों ने जो जो कोर्सेज़ किए, कुछ अचीवमेंट की, कोई वॉलंटियर काम किया, वो सारा मिक्सअप के साथ लगाएं। जो लोग दोस्त आपके उनके भी साथ आप लेटर लगा दें, वो मोर सपोर्टिंग होंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी अपील आपकी फेवर में अलाउ हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लंदन से कॉल कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने 2007 में आया था यहाँ स्टूडेंट वीजे पे, उसके बाद मैंने पीएसडब्ल्यू पे स्विच किया और उसके बाद मैंने जब वो खत्म होने वाला था तो एचएसएमपी पे स्विच किया। एचएसएमपी पे उन्होंने मुझे रिसेप्शन लगा के भेजा कि जी आपका पीएसडब्ल्यू के कॉलेज था वो बंद हो गया हुआ है और वो उसने वो कोर्स नहीं करवाया। इन द मीनवाइल मैंने शादी कर ली, तो मैंने निकाह के बेस पे FLRO डाला। ठीक। तो मेरी वाइफ के पास इंडेफिनेट था। उन्होंने 2012 के बिगिनिंग में उसको रिफ्यूज करके भेजा। तो इन द मीनवाइल मैंने उनको FLRM डाला, लेकिन वो 3 महीने डिले में चला गया। 3 महीने उसमें मेरा गैप आ गया, मैं ओवरस्टे हो गया। ठीक। अभी उन्होंने इस साल जनवरी में उसे भी रिफ्यूज करके भेजा। उनको मैंने 2012 में बताया कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मिसकैरेज हो गया था, लेकिन उन्होंने दिसंबर में मांगे पेपर कि अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भेजें, लेकिन मैंने उनको भेजा कि जी वो उनका मिसकैरेज हुआ। अब सर मैंने FLRM का जो था इस साल जो जवाब आया उसके बाद उन्होंने जो रिफ्यूज करके भेज दिया, मैंने उनको रिव्यू के लिए भेजा। तो अब मेरी वाइफ फिर प्रेग्नेंट है, तो अभी तक उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो मैंने रिव्यू डाला हुआ है। आपके बारे में आपके इस रिलेशनशिप से कितने बच्चे हैं? पहला मिसकैरेज हो गया था, अभी फिर वो प्रेग्नेंट है 3 महीने से। ठीक। जो आपका गैप आ गया उस पर तो शायद मैं ज़्यादा कोई तफसील से बात ना कर सकूं, लेकिन एज़ फार एज़ आपकी मिसिस को आपने बोला पहले इंडेफिनिट था, अब उसकी नेशनलिटी हो गई है, उसकी नेशनलिटी होगी कभी नहीं हुई? आई थिंक आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। देखें, दोनों सूरतों में अगर आपकी मिसेस के पास इंडेफिनिट है या उसके पास नेशनलिटी है, दोनों सूरतों में आप न्यू रूल्स के मुताबिक आप जो PF फॉर्म है या FP फॉर्म है, इसके अंडर आप क्योंकि अपनी कोई पार्टनर या फैमिली मेम्बर अगर ब्रिटिश है तो उसकी बेस पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो मुझे लगता है कि ये रूट आपके लिए बेस्ट हो सकता था या बेस्ट है आज के वक्त। आपने जब FLRO किया, आपका सिर्फ निकाह हुआ था, फिर अगेन जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के जो फैमिली रूल्स हैं उसके मुताबिक आपकी जो हमेशा केस कंसिडर होता है। यूके में अगर आप इस्लामिक मैरिज करते हैं दो उसका हमेशा एक चीज़ रिकॉर्ड है, लेकिन वीज़ा पर्पज़ के लिए हमेशा हम ऑफिस वाले कहते हैं या इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि आपने जब तक यहाँ पे शादी रजिस्टर नहीं करवाई आपको सिविल पार्टनर कंसिडर किया जाएगा। इसलिए अगर आपने FLRM स्टिल विदाउट रजिस्टर मैरिज की है तो मुझे लगता है कि शायद उसके कुछ अच्छे चांसेस अल्लाह करे आ जाएं, लेकिन प्रैक्टिकली या मेरी एडवाइस शायद नहीं होगी कि शायद वो इसको इतने स्ट्रांगली कंसिडर ना करें। अब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने रिव्यू में डाला, रिव्यू या रिकन्सेशन उसकी कोई लिमिट नहीं होती या उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपने डाल दिया उनके पास पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई केस उनके पास पेंडिंग है। नॉर्मली होता ये है कि अगर आपने होम ऑफिस में कोई केस किया हो और वो रिफ्यूज़ हो जाए, आप उस पर सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उसको या तो चैलेंज करें, लेकिन रिकन्सिडर का मतलब तो फिर आप दोबारा उन्हीं से रिक्वेस्ट मांग रहे हैं कि प्लीज़ इसको कंसिडर करो। आइडियली जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि लॉ जो करंट लॉ है उसके मुताबिक अगर आप अपना FP फॉर्म फिल करते हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा एज़ फार एज आप बाकी की रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हुए। लेकिन अगर आपके सोसाइटी आपको एडवाइस किया कि नहीं हमने जो अपना FLRM अप्लाई किया था, अगर आपके वो तमाम जो उसके मेरिट्स हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो आपके केस में प्रोसीजरल है कि हमेशा जब आप FLRM अप्लाई करते हैं तो एक कंडीशन है कि वो लोग कर सकते हैं जो UK में वैलिड लीव के साथ हो और जो वो लीव है वो स्विचेबल हो।
इसलिए मैं हमेशा शायद काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सम टाइम फॉर एग्जांपल जो विजिटर आते हैं उनके पास वैलिड लीव होती है, लेकिन बाई लॉ जो विजिटर हैं वो इन कंट्री शादी करते हुए स्विच नहीं कर सकते एज ए डिपेंडेंट। इसलिए दो कंडीशन पूरी होना कि आपके पास लीव भी हो और स्विचेबल हो, ये मस्ट है टू बिकम द डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल और टू बिकम द डिपेंडेंट ऑफ द पर्सन हु हैव इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। इसलिए आपके केस में एक तो शायद आपने बोला गैप आ गया, FLR था, गैप आ गया, वीज़ा नहीं था, आपने FLR अप्लाई किया। सेकंड आपको चेक करना है क्या उस वक्त आपका जो इनकम थ्रेशोल्ड था पूरा था, आपने इंग्लिश पास कर ली थी, आपके पास अकोमोडेशन थी, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट था। अगर वो नहीं है तो वो उसके मेरिट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी शायद आपके फिर फेवर में ना जाए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास वीज़ा भी नहीं था, प्रोसीजरली मैं इसको मीट नहीं करता, मेरिट्स में शायद मेरे पास कुछ चीज़ें हैं या नहीं थी, वो ये पार्ट है, लेकिन अब रीज़न ये है या फैक्ट ऑफ द मैटर ये कि मेरी वाइफ है वो उसके पास इंडेफिनिट है या उसके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, लेकिन मेरे अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ मिसकैरेज हो गया, जो मेरी वाइफ है वो बड़ी स्ट्रेस में रही इस वजह से। अब मेरी वाइफ फिर प्रेग्नेंट है, बेबी ड्यू है, तो दो के लॉ मुझे इजाज़त नहीं देता, लेकिन मेरे पर्सनल सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करते हुए आउट ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स डिस्क्रिप्शन लीव ग्रांट की जाए, उसके लिए मुझे लगता है कि आपको रिक्वेस्ट करनी होगी। अब उसका प्रोसीजर क्या है, बेस्ट अपने सोल्सिटर डिस्कस करें या उस सोल्सिटर से मिलें जो आपके केस को तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन निकाल सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे आपसे पूछना था कि मेरे पास डिस्क्रिशनरी लीव है 6 ईयर की, और अभी मुझे सेटलमेंट का वीज़ा अप्लाई करना है, तो कौन सा फॉर्म मैं यूज़ करूँ? जी मुझे लगता है सेम कॉलर सेटो आप अप्लाई कर सकते हैं, सोटा के तहत अप्लाई करेंगे आपको इनडेफिनेट वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह मियां का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। सर मैंने आपसे दो क्वेश्चन करने हैं जल्दी। एक क्वेश्चन तो ये है कि वीजा किसी को अगर भेजना हो यानी कि स्पॉन्सर करना हो, ठीक, तो उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है? मेरी आंटी है, उनको वीजा मैंने स्पॉन्सर करना है। सेकंड क्वेश्चन। और दूसरा सवाल ये था सर कि अगर एक मेरा फ्रेंड है, उसकी बीवी और बच्चे यहाँ पे, यानी कि 2 बच्चे यहाँ पे बोर्न हुए ना, उन्होंने असाइलम किया था, तो हस्बैंड था वो छोड़ के चला गया था बीवी को 2 बच्चों के बाद। पहले उन्होंने साथ केस किया था, अभी वो दोबारा, अभी उसकी बीवी का केस रिफ्यूज हो चुका है, और उसकी जो प्रॉब्लम ये है कि उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैंने रेफरेंस करके उसको बीवी के साथ मिलवाया, एक्सेप्ट करवाती है। तो क्या वो अपनी बीवी के केस में एज ए डिपेंडेंट शामिल हो सकता है केस में? बच्चा जो बड़ा बच्चा जी 6 साल का, नेक्स्ट 7 ईयर में जाना, और छोटा वो 3.5 साल का है। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि कोई विजिटर के लिए, अगर आप किसी को विजिटर के लिए स्पॉन्सर करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने किसी रिलेटिव को, फ्रेंड्स को बिल्कुल आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। 2 टाइप के स्पॉन्सर्स होते हैं, एक फैमिली विजिटर, एक जनरल विजिटर। फैमिली विजिट में हमारे आपके जो आपके क्लोज फैमिली मेम्बर्स आते हैं वो आते हैं, लेकिन आप किसी को अगर स्पॉन्सर करना चाहें तो 3-4 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, आपके पास अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं आपके पास स्टेटस होना चाहिए। नंबर 2, आप अगर उसको कोई अकोमोडेशन दे रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन होनी चाहिए। नंबर 3, आप अपने प्रूफ दें कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वो आपको यहाँ पे आएंगी तो आप उसको फाइनेंशियली यहाँ से उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो एप्लीकेंट होगा, जो यहाँ यूके में एज विजिटर आना चाह रहा है, उसने भी अपना करना है कि मेरे फैमिली या जो भी आपको उसके सर्कमस्टांसेस हैं मेरे होम कंट्री में, लेकिन मैं एक शॉर्ट टाइम के लिए यूके को या फैमिली को या फ्रेंड को विजिट करने जा रहा हूँ, और मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं, अकोमोडेशन है, मुझे वो सपोर्ट करेगा, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो सबसे मेन या मेजर बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जब मैं जाऊँगा विद इन अथोराइज टाइम मैं वापस आ जाऊँगा। सबसे मेन और इसका बेसिक प्रिंसिपल कि आपका यूके में आने का सोल एंड एंटायर पर्पस टू कम इन द यूके, टू विजिट द फैमिली एंड विजिट द यूके, एंड आपकी जो फुल इंटेंशन है और आपके फाइनेंशियली, इकोनॉमिक या फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं कि डेफिनेटली आप यहाँ पे रह के वापस जाओगे,
ये अगर आप इस्टेब्लिश कर लोगे तो इमिग्रेशन या केस वर्कर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको वीज़ा ग्रांट करने के लिए। जो सेकंड क्वेश्चन था, ऑफ कोर्स लड़ाई हो गई थी, दोबारा सुलह हो गई, एप्लीकेशन पेंडिंग है, साथ लेटर लेते हैं, एफिडेविट दे दें कि हम लोगों ने दोबारा हमारा तल्लक बन गया, सुलह हो गई है, तो प्लीज़ हमारे केस को भी इसमें एज ए डिपेंडेंट कंसिडर किया जाए। बिल्कुल वो इसको एडअप किया जा सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मैं बस ये पूछना चाहती थी कि मेरे ना हस्बैंड आए हुए हैं यूके में। यूके में आपके हस्बैंड? ठीक। हेलो जी मुझे सुन रहा है, आपके हस्बैंड यूके में आए, आपका क्या स्टेटस है? तो उन्होंने अपनी फाइल लगाई हुई है फॉर सेटलमेंट के लिए। ठीक। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको राइट है इस काम करने के लिए यूके में? वो आपके स्पाउस आए थे, आपके पास नेशनैलिटी है और उनके 2 साल पूरे करते हुए उसने इंडेफिनिट अप्लाई किया? इज द क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, उनको काम करने की इजाज़त है। अगर आपका कोई स्पाउस यूके में आता है और अपना वीज़ा ख़त्म होने से पहले अपनी सेटलमेंट की एप्लीकेशन डाल दे, तो जब तक उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है ऑफ कोर्स उसको यहाँ पे फुल टाइम काम करने की इजाज़त है। द रीज़न क्योंकि उसको पहले भी वीज़ा जब था तब भी फुल टाइम काम करने की इजाज़त थी और जब वीज़ा मिलेगा तब भी होगी, तो सेम सर्कमस्टांसेस उस पर एम्प्लॉय होते हैं, एप्लीकेबल हैं। तो इसलिए यस, ड्यूरिंग द पेंडिंग एप्लीकेशन ही इज़ एंटाइटल्ड टू स्टे इन द यूके, टू वर्क इन द यूके, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं तकरीबन हमारा केस 5 साल से साइलम का चल रहा था। ठीक। मेरा फैमिली है, बच्चे में, और हम लेकिन वो फिर सारा कुछ रिफ्यूज हो गया। जुडिशरी में गया, वो भी रिफ्यूज हो गया। ठीक। अब फिर हमारा हमने अपर ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन की, उसका तकरीबन 6-7 महीने बाद एक लेटर आया जिसमें उन्होंने पिक्चरें मांगी थी, हमारी पूरी फैमिली। पिक्चरें भेजी हैं, तो पिक्चरों के भेजने के तकरीबन 3 हफ्ते बाद उन्होंने अभी फिर लेटर भेजा जिसमें उन्होंने बायोमेट्रिक के लिए बुलाया हमें उधर पोस्ट ऑफिस में। तो मैंने पूछा सिर्फ उसका क्या मतलब है, क्या चीज़ है वो? अच्छी बात है, आपने फोटोग्राफ भेज दिए, अब उन्हें आपको फिंगरप्रिंट के लिए भेजा है। फिंगरप्रिंट दें, जो एप्लीकेशन काफ़ी लॉन्ग से पेंडिंग होती हैं तो उसके लिए वो फर्दर आपसे फोटोग्राफ से फिंगरप्रिंट मांगते हैं ताकि चेक हो सके कि आपके क्या कोई सर्कमस्टेंस चेंज तो नहीं हुए या आपके लेटेस्ट आईडी जो है वो उसको मैच किया जाए। बेस्ट है गो टू द पोस्ट ऑफिस, अपने फिंगरप्रिंट दें ताकि आपके जो केस है उसमें प्रोग्रेस हो सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इसरार हुसैन बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। जी फरमाइए भाई। मेरा एक सवाल था आपसे। मेरा भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट है पाकिस्तान से ना इधर। ठीक। तो उसके पास वैलिड वीज़ा है तकरीबन 1 साल का ना, 1 साल। ठीक। तो अगर शादी करे वो इधर ब्रिटिश लड़की से, ठीक, तो उस अप्लाई होगा वो काम वाली वेज जो 18,600 है या नहीं होती? ठीक। 18,600 वाला जो थ्रेश होल्ड है फॉर द इनकम थ्रेश होल्ड, ये हर एक पे अप्लाई होगा। वो यहाँ पे स्टूडेंट है, वो यहाँ से किसी और स्टेटस पे है, अगर वो किसी होम का आपके किसी अब्रॉड से किसी भी कंट्री से, पाकिस्तान हो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तो अगर किसी भी कंट्री से जो कि अपार्ट फ्रॉम यूके एंड यूरोप आते हैं तो डेफिनेटली उसको जो थ्रेश होल्ड रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरा करना होगी। अगर उसको स्टूडेंट वीज़ा है और उसको काम करने की 20 आवर्स काम करने की इजाज़त है तो एक प्लस पॉइंट है कि उसकी और उसकी मिसिस की दोनों की इनकम मिला के भी अगर उसकी 18,000 हो जाए तो वो भी एक्सेप्टेबल होगी, एज़ फार एज़ ये 20 आवर्स से ज़्यादा काम ना करता हो तो। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि अगर एक आदमी यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन सेल्फ एम्प्लॉयड हो और हेल्थ इश्यूज की वजह से उसको अभी जो है वो एनहांस PIP भी मिल रहा हो और उसको वो बेनिफिट मिलते हों, तो उसके लिए अगर पाकिस्तान जाके वो शादी करना चाहे तो क्या रिक्वायरमेंट्स है? उसको वो अर्निंग शो करनी पड़ेगी या नहीं, या उसके लिए सेविंग्स भी उसको शो करनी पड़ेगी? आप जो मेडिकल बताइए उसमें क्या इशू है? मेडिकल में उसमें मल्टीपल मेडिकल इश्यूज और उसकी वजह से उस बंदे को वो एनहांस डिसेबिलिटी अलाउंस जो होता है ना वो भी मिलता है। ठीक 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 ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। 3 तरह के लोग जब अप्लाई करते हैं उसमें 3 उन्होंने कैटेगरीज की हैं। नंबर 1 तो वो लोग जो यहाँ पे इनकम करते हों, वो एम्प्लॉई हों, सेल्फ एम्प्लॉई हों तो वो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं।
नंबर 2, अगर आपके पास इनकम नहीं है तो आपके पास सेविंग होनी चाहिए, जो कि वो एक उन्होंने फार्मूला लगाया है। उस फार्मूले के मुताबिक अगर सर्टन अमाउंट जो कि 62,500 पाउंड बनती है वो 6 मंथ के लिए होनी चाहिए। या थर्ड, अनफॉर्चुनेट कोई लोग ऐसे जो रजिस्टर्ड डिसेबल्स हैं या उनको जैसे आपने कहा बेनिफिट मिलते हैं, तो यस अंडर द मेडिकल ग्राउंड्स आप अपने स्पाउस के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने एक क्लियर और बड़ा सर्टन लिमिट रखी है। अगर किसी की डिपेंड करता है कि उसकी डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो किस तरह रजिस्टर्ड हैं और उसको बेनिफिट मिल रहे हैं, तो यस अंडर द मेडिकल कंसिडर होगा। लेकिन अगर अल्लाह ना करे किसी को कोई माइनर सी प्रॉब्लम हो और उसको वो रजिस्टर ना हो, तो अनफॉर्चुनेटली वो उसमें फॉल नहीं करेगा। अब डिपेंड करता है, मेरी आपको एडवाइस कि आप किसी लोकल सोलिसिटर को जाके मिलें और अपने कागज़ दिखाएं और फिर एक वो जो उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मैच कर लेंगे कि क्या आप उसमें फॉल करते हैं कि नहीं, इसलिए आपकी ताकि आपकी प्रॉब्लम एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। मैंने अभी आगे कॉल की थी, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। तो उसमें मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि मैंने रजिस्टर्ड करवा ली थी अपनी शादी और वो 2012 जनवरी की रजिस्टर्ड है। ठीक। और वो भी उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, लेकिन उन्होंने उसके बेस पे जब मैंने उनको बताया कि वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने आफ्टर 9 मंथ्स उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया उसका मिसकैरेज हो गया था, तो उन्होंने रिफ्यूज करके भेजा। अब मैंने रिव्यू की है, अगेन वो फिर प्रेग्नेंट है, वो भी मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स भेज दिए और फिर मैंने उनको वो सारी बता भी दिया कि वो डिप्रेशन में चली गई, जिसमें वो डॉक्टर से भी कंसल्ट करती थी, हर चीज है। तो अब कितने % चांसेस हैं कि वो मुझे अलाउ कर देंगे या मेरा अपील में जाएगा या कोर्ट में, या क्या इनके प्रोसीजर होगा, या रिव्यू में क्या? अब अगेन आपकी दोबारा कॉल करने का शुक्रिया। मैं शायद यहाँ पे परसेंटेज की कोई बात ना कर सकूँ, लेकिन अच्छा किया आपने कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था आपने सबमिट कर दिया। अब शायद क्योंकि शादी आपकी रजिस्टर हो गई है, तमाम एविडेंस आपने को सबमिट कर दिए हैं, अब बेस्ट होगा आप वेट करें या अपने सोशल उनको कॉल करें, ईमेल करें, लेटर लिखे कि प्लीज़ ये हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, ताकि प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस केस को कंसिडर किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं इस तरह के हालात पे हमेशा हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उसके लिए होम ऑफिस के साथ आर्गू भी करते हैं, फाइट भी करते हैं कि प्लीज़ अंडर दिस सर्कमस्टांसेस जो द एप्लीकेशन शुड बी कंसिडर इन द फेवर ऑफ अ क्लाइंट, क्योंकि ये जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, तो इसलिए आप वेट करें, होपफुली अच्छे नतीजे का आप उम्मीद रखें। लेकिन जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपके वकील आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी रिया साहब। जी फरमाइए। रिया साहब, मैंने आपसे पता करना था कि मेरी FLRN की अपील अलाउड हुई थी लास्ट ईयर दिसंबर में। ठीक। तो उसके बाद सिस्टर ने 2 लेटर उनको भेजे थे, तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है। प्लस जो MP का हमने लेटर डलवाया था, तो MP को उन्होंने बोला था कि विद इन 20 days वी विल नोटिफाई योर सोलिसिटर, बट वी हैवंट रिसीव्ड एनी रिस्पांस येट नाउ, सो व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट प्लीज। Can you tell me on the TV? I'm really much appreciate for call. Be very honestly, this is a very common now. Even myself, मेरा एक आज की बात है, अच्छा किया आपने किया। My personal client also, I think his appeal is allowed in sometime December or January, and I think we've been chasing. We send more than 3 letters every week, हम कॉल करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि रीज़न शायद ये जा रही है कि काफ़ी सारा बैकलॉग था। अब वो उनका क्लेम तो यही कि हम 90% 95% केसेस को विद इन 3 मंथ कंसिडर करते हैं, कुछ 1-2% या 5% रह जाते हैं, उनको थोड़ा सा लॉन्गर हो सकता है। शायद आप भी उसमें फॉल कर रहे हो, हम भी फॉल कर रहे हैं, लेकिन आपके पास 2 ही ऑप्शन, लेटर लिखें, फ़ोन करें, MP से उसको चेज़अप करें, इसके अलावा शायद थोड़ा सा और कोई ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम का छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आउट द ब्रेक। नाज़रीन, बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो हेलो हेलो।
जी फरमाइए। हाँ जी, मेरा सवाल था, हम लोग 2003 में आए थे। ठीक। और ओवरस्टे हो गए थे। और हमारा एक बेटा है ठीक जो 3 साल का है और एक बेटी है जो 10 साल की है। ठीक। उसकी एप्लीकेशन आउटस्टैंडिंग है ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए रजिस्टर करने के लिए। और हमने एप्लीकेशन की थी जो कि 2012 में की थी, 9 जुलाई के रूल से पहले की थी, लेकिन रिफ्यूज हो गई थी। उसके बाद हम गए थे जुडिशियल रिव्यू में, तो उन्होंने रिकंसिडर की एप्लीकेशन और फिर रिफ्यूज कर दी थी। तो अभी हमारी अपील है नेक्स्ट मंथ फर्स्ट ट्राइब्यूनल में। पूछना था हमारे चांसेस क्या हैं। आपने नेशनलिटी किस बेस पे अप्लाई की थी? नेशनलिटी हमने अप्लाई की थी, उसको 2 महीने हो चुके, हमने जुलाई में की थी, जुलाई 10 को। नहीं, 10 साल की बेस पे की थी, किस बेस पे अप्लाई किया था? हाँ 10 साल फॉर्म, क्योंकि 10 साल वो शी इज एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पे बॉर्न हुए दोनों बच्चे। हाँ बिल्कुल, अगर आपने, क्योंकि बच्चों ने लॉ ये क्लियर कहता है कि अगर बच्चे यहाँ पैदा हों और वो 10 साल यहाँ पे गुजार लें तो उनको नेशनलिटी रूल्स के तहत उनको यहाँ पे नेशनलिटी मिलनी चाहिए, रिगार्डलेस कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास कौन सा स्टेटस है। ये तमाम चीज़ें ये शुड बी नोटेड। लेकिन इसके साथ साथ जो भी नेशनलिटी है ये ऑलवेज़ होम ऑफिस की डिस्कशंस होती है, रिगार्डलेस कि हम लोग रूल्स क्या कहते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने 10 साल यहाँ पे गुजार लिए, 10 साल पूरे करते हुए अपने यहाँ पे उनकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन की थी। मुझे पता नहीं कि उन्होंने रिफ्यूज़ किस ग्राउंड्स पे की हैं, लेकिन क्योंकि अब आपकी हियरिंग आ गई है, कोर्ट में जाएँ, जो आपका सोलिसिटर होगा या बैरिस्टर होगा वो डेफिनेटली जो रेलेवेंट रूल्स हैं या लॉ हैं उनको वहाँ सबमिट करेगा, अपनी सबमिशन देगा और काफ़ी हद तक गुड चांस है कि आपके बच्चों को नेशनलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रियाज साहब, ऐसा था कि मैंने 2012 अगस्त 2012 में मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया था। मेरे अंडर हाईली माइग्रेंट स्कीम, ओल्ड स्कीम हाईली माइग्रेंट प्रोग्राम, जो स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम, उसके तहत थी मेरी एप्लीकेशन। तो मेरे वो रिफ्यूज हो गया था फर्स्ट टाइम। फिर मेरा जो है फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में मैंने किया, वहाँ भी अंडर इमिग्रेशन रूल उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर मैंने उनसे परमिशन ली अपर ट्राइब्यूनल के लिए, तो उन्होंने वो परमिशन नहीं दी। फिर अपर ट्राइब्यूनल में परमिशन के लिए किया, उन्होंने कंसिडर कर लिया और हेयरिंग हुई। 2-3 हेयरिंग के बाद अब डिसीजन अंडर इमिग्रेशन रूल मेरे फेवर में हो गई है। तो ऐसा है कि अब इसको कोई 10 दिन हुआ है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम जो होम ऑफिस वाले लेते हैं, जो डिटर्मिनेशन आई है, तो आपको अपील जो अलाउ हो गई है वो आपकी कॉपी मिल गई आपको? और इसके बाद ये है कि फिर उनको अगर जल्दी, क्योंकि अगर जल्दी चाहिए होंगे तो पासपोर्ट जल्दी चाहिए होंगे, क्योंकि बच्चों के एडमिशन का मसला है यूनिवर्सिटी में, तो उनको फिर हम कितनी देर वेट करने के बाद देखें। और दूसरी ये बात कि अगर होम ऑफिस वाले अगर वो इसको चैलेंज करते हैं तो कितनी देर, क्योंकि मेरे सोलिसिटर कह रहे थे कि 5 दिन के अंदर अगर उन्होंने चैलेंज नहीं किया तो फिर वो नहीं होगा, वो नहीं करेंगे। और मैंने किसी और से बात की थी तो वो कहते थे कि 14 दिन कम से कम होते हैं, उसके अंदर अंदर वो चैलेंज कर सकते हैं। तो आप जरा प्लीज ये जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। जब लोअर कोर्ट का जो AIT असाइलम एंड इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल है उसकी अपील के खिलाफ 7 डेज, जिसको 5 वर्किंग डेज कहते हैं, वो होते हैं। अगर किसी ने अपील करनी हो दूसरी पार्टी में जिसके खिलाफ डिसीजन गया हो तो वो अपर ट्राइब्यूनल में फॉर द परमिशन टू द अपील नॉर्मली जो लॉ के मुताबिक 7 डेज हैं। लेकिन अब ये नहीं पता कि क्या उन्होंने शायद 7 डे तक उन्हें अप्लाई कर दिया हो, फिर उसके बाद कोर्ट को नोटिफिकेशन जाएगा, फिर कोर्ट आपको इन्फॉर्म करेगा, तो इसमें 2 से 3 वीक भी लग सकते हैं आपको इस बात का नॉलेज होने पे कि क्या आपके केस को चैलेंज किया गया है दूसरी पार्टी की तरफ से या नहीं किया गया। इसलिए नॉर्मली जो 4 वीक हैं हमेशा हम कहते हैं कि कम से कम वेट करें, पता करें कि क्या सेकंड पार्टी इसके खिलाफ अपर ट्राइब्यूनल में गई है या नहीं गई, क्योंकि 7 दिन तो उन पार्टी के पास है कि वो जाके अपर ट्राइब्यूनल में जाए। जब वहाँ जाएंगे तो फिर कोर्ट आपको या आपके वकील को इन्फॉर्म करेंगे कि आपके केस को या आपके डिसीजन को, जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था आपके खिलाफ जो आपके फेवर में गया था, और सेकंड पार्टी जो कि होम ऑफिस है उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया है। अभी 1 वीक हुआ है, थोड़ा सा वेट करें। नॉर्मली 4 वीक तक अगर कोई आपको लेटर शेटर नहीं आता तो इसका मतलब ये होगा कि होम ऑफिस ने इस केस को चैलेंज नहीं किया। लेकिन ये इंडोर्स कब होगा वीज़ा, इसमें 3 माह लग सकते हैं। लेकिन आपने अगर जल्दी करना होगा 1 महीने के बाद आप अपना जो कोर्ट के डिसीजन की कॉपी
आपका जो उसने केस आपका रिफ्यूज़ किया था, उस केस वर्कर के नाम पे उस डिपार्टमेंट को एक लेटर विद ये अपील के का जो अलाउ हुई है इसका डिटर्मिनेशन ये लगा के भेज दें कि हमारा जो केस है वो डिसाइड हो गया, अपील हमारी फेवर में डिसाइड हो गई है, अब प्लीज़ हमारा ये कॉपी ले लें और हमारे जो वीज़े हैं वो इंडोर्स कर दें। अगर तो उनके पास पासपोर्ट, वो आपने बोला कि 2 साल पुराना केस आपका चल रहा है, अगर तो उनके पास पासपोर्ट पड़े हैं और वैलिड हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं पड़े, उनके पास नहीं, आपके वापस मिल गए थे, तो आप उनको लिख दें कि ये आपका अपील अलाउ हो गई है। आप बताएं कि हम कब अपनी फ़ोटोग्राफ्स या अपने पासपोर्ट कहाँ आपको सबमिट करें ताकि उस पर वीज़ा इंडोर्स हो सके। तो 4 वीक के बाद आपको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मुझे लगता है कि शायद आपकी कॉल थ्रू नहीं हो रही। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज साहब हो रहे हैं? जी बिल्कुल लाइव हैं, आप फरमाइए। मैं रियाज बात कर रहा हूँ। जी रियाज साहब, इस तरह है कि मेरी वाइफ ब्रिटिश है और मुझे इंडेफिनिट मिले हुए 1 साल हो चुका है। ठीक। और मैं नेशनलाइजेशन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसके साथ मसला ये हुआ है मेरे साथ कि मैं यूके से, मतलब इसमें अलाउ है कि आप लास्ट 3 इयर्स में आप मैक्सिमम 270 दिन से आप रह सकते हैं, इससे ज्यादा बाहर नहीं रह सकते। ठीक। लेकिन मैं यहाँ एक पाकिस्तानी कंपनी के, यहाँ इंग्लैंड में एक कंपनी है कैश एंड कैरी है, उसका डायरेक्टर पाकिस्तानी था। तो मैं 2012 में उसकी तरफ से गया था, यानी कि पाकिस्तान, तो राइस बिजनेस किए। तो वहाँ मैं तकरीबन 40 दिन ऊपर रहा हूँ। तो वो अब वो कैश एंड कैरी बंद हो चुकी है, लेकिन उसकी पे स्लिप मेरे पास है, मेरे सारा ओरिजिनल उसको सही रिकॉर्ड है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो जो अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही वो कैश एंड कैरी, तो उसके जो डायरेक्टर का जो लेटर है वो मैं भेजूंगा, तो क्या वो कबूल करेंगे, वैलिड है या नहीं है? क्योंकि वैसे रिकॉर्ड तो मेरे पास है कि मैं वो पे स्लिप है प्रॉपर कि मैं वो कैश एंड कैरी में काम करता रहा हूँ। तो वो ऊपर जो दिन गुजर गए हैं वो कवर होंगे या नहीं, इसका जरा प्लीज। और आपने आखिरी साल में कितनी देर गुजारी है अब्रॉड? जी आपने आखिरी साल में कितनी देर बाहर गुजारी है? जी मैं आखिरी साल में मैं आखिरी साल में भी मैं यहाँ पूरा साल रहा हूँ। मैं 3 माह से ऊपर, मुझे पता है उसकी कंडीशन 3 माह से ऊपर आप नहीं रह सकते, मैं वो नहीं रहा, मैं साल इधर ही हूँ। ठीक। आपका जो बड़ा केस है कि सम टाइम इस केस को जो केस वर्कर है वो ओवर या समझते हैं कि खैर है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लॉ के मुताबिक अगर आप कोई पीएचडी टाइप की कोई एजुकेशन कर रहे हों या इस लेवल की कि आपको रिसर्च वर्क के लिए आप किसी कंट्री में गए हों, यूके से बाहर गए हों, या आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई बिग कंपनी में काम कर रहे हों जो सर्टिफाइड हो कि आपको एज ए कंपनी एम्प्लॉयर या किसी टास्क पे बाहर भेजा गया है, एंड स्टिल आपकी जो इनकम है वो और सारी वेजेस हैं वो यहाँ से थ्रू हो रही हैं, और आपने जो भी ब्रॉड टाइम गुजारा है अंडर दिस कंपनी एज ए एम्प्लॉय गुजारा है। लेकिन आपने कहा कि लोकल कोई कैश एंड कैरी है, अब डिपेंड करता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी किस लेवल तक है। लेकिन साथ ही आपने बोला कि जो कंपनी थी वो कैश एंड कैरी थी, अब वो भी बंद हो गई है। तो ये थोड़ा सा जो केस वर्कर है उसको थोड़ी सी चीज़ें अलार्मिंग होंगी कि जो चीज़ें, पहली बात कोई क्रेडिबल जो डिपार्टमेंट नहीं, और वो भी अनफॉर्चुनेटली क्लोज डाउन हो गया तो शायद। लेकिन अगेन अब क्योंकि आपने बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि केस वर्कर उसको कैसे करता है। आप, लेकिन एक बात तय है कि आप अपने एक कवरिंग लेटर में, एक अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में, एक एफिडेविट में क्लियरली एफिडेविट दें, उसमें एक्सप्लेन कर दें कि मैं इस कंपनी के साथ ये काम करता था, ये इसकी वेज स्लिप्स हैं और ये मेरी P60 P45 टैक्स पे हो रहा है, HM रेवेन्यू का रिकॉर्ड है कि मैं उनका एम्प्लॉय था, कंपनी ने मुझे वहाँ पे टास्क पे भेजा था, लेकिन क्योंकि जो टाइम था वो प्रोबेशन में गुजारा था, लेकिन क्योंकि मेरा टास्क एम्प्लॉयमेंट के लिए था, तो मुझे लगता है कि केस वर्कर इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन क्योंकि आपने एडवाइस पूछी है, इसमें कोई एग्जैक्ट पैरामीटर्स रूल्स नहीं है कि आप कहोगे कि सोलिसिटर या रियाज ने आप मुझे ये एडवाइस किया था, मैंने आपकी एडवाइस को फॉलो किया तो ये रिजल्ट, इसमें रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोर लाइकली चांसेस है कि वो आपकी फेवर में डिसीजन दे सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज भाई, पहले तो एक बात बोलना चाहता हूँ, आपके प्रोग्राम से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत डिटेल में समझाते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र।
जी रियाज भाई, जो है प्रॉब्लम ये है कि मेरी सिस्टर है यहाँ पे स्टूडेंट पे आई हुई है, पिछले 3-4 साल हो गए हमने यहाँ। ठीक। तो उनका लेवल 7 जो यहाँ फिनिश हुआ, उसके बाद उन्होंने फिर वापस दूसरे कॉलेज में रिसेंटली 6 महीने पहले लिए थे, लेकिन वो कॉलेज रिवोक हो गया, चला गया इससे। ठीक ठीक। तो उन्होंने 60 डेज की नोटिस दिए थे। मेरी छोटा भाई भी है, उसकी मियाँ भी दोनों यहाँ पे है। तो 60 डेज के अंदर हमने जो इंग्लिश का टेस्ट था, जो सिस्टर ने 2 बार ट्राई किया, 2 बार भी मार्क्स कम आए ठीक इंग्लिश टेस्ट में। तो अब उसमें जो टाइम खत्म पे आ गया, जो कि 5 तारीख को खत्म होना था, तो हमारे को कोई दोस्त वगैरह एडवाइस दिए, तो हमने होम ऑफिस को आज एप्लीकेशन कर दी है, लेकिन उसके साथ कास्ट लेटर नहीं डाला। एक कॉलेज का स्पॉन्सरशिप लेटर लेके उनको लगा के डाल दिए और फीस वगैरह भर दिए, और उसमें लिखे कि भाई हम इंग्लिश का टेस्ट नहीं पास कर सके। तो हम जो है इन टाइम जो एप्लीकेशन सेंड तो कर दिया उनको, लेकिन अब उन्होंने जो है शायद हमको आगे मौका क्या देंगे क्या न देंगे ऊपर वाले को मालूम है। तो वही सिलसिले में थोड़ा सा आपसे अगर आप इसके ऊपर रोशनी डाल दी तो जज़ाकल्लाह खैर। आपकी कॉल का शुक्रिया। दोनों बातें, एप्लीकेशन आपने कर दी, अब एडवाइस या मेरा सिर्फ आपको एक हमदर्दी या आपके साथ एक सिर्फ यूँ समझ लें हमदर्दी ही होगी। आपने मेरे ख्याल में, क्योंकि यही आपके पास जो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन थी, क्योंकि आपके पास जो दोनों ऑप्शन थी वो दोनों अगर आप ना करते तो आपका सीरियस नोटिस ओवर हो जाना था, और आपने करते तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी थी वो आपने मेरा आई थिंक बेस्ट ऑप्ट कर ली है। अब आपको करना क्या चाहिए, ये एक मैटर है। अब इमीडिएटली अपनी सिस्टर को बोल रहे हैं कि हार्ड वर्क करें, लाजमी जल्दी से जल्दी अपनी इंग्लिश पास करें, और इंग्लिश पास करने के बाद वो सर्टिफिकेट ले जाके अपना कैश लेटर लें, और जब तक आपका अभी फ़ीस कटेगी उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट्स होंगे, एक्नॉलेजमेंट सर्विस आएगी, इसमें कम से कम 2 से 4 वीक लग जाएंगे। तो इमीडिएटली कोशिश करें कि तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करके, जब अगर एक्नॉलेजमेंट लेटर आपको मिलता है साथ एक कवरिंग लेटर के भेज दो कि प्लीज़ हमारी एप्लीकेशन की सपोर्टिंग ये इंग्लिश और कैश लेटर आप प्लीज़ कंसिडर करें, और होपफुली आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी और अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस होंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ऐसा है कि मैं अपने लड़के के लिए मतलब आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। जी फरमाइए। तो ये जो एक्चुअली क्या है कि हमने यहाँ हम पूरे फैमिली है, मेरे बच्चे और मेरे वाइफ सब यही है, और मेरे लड़के जो है बड़ा लड़का वो इंडिया में है, लेकिन हमने उसको लाने के लिए एक्चुअली फर्स्ट जब अप्लाई किया था इसका डिपेंडेंट वीज़ा में, राइट, वकील ने कहा था कि ओवर एज हो गया, 18 से ऊपर हो गया, तो आप ला नहीं सकते हो। तो हमने फिर उसका टूरिस्ट वीज़ा में 2011 में अप्लाई किया था, तो उस वक्त भी रिजेक्ट कर दिया कि कोई ऐसा कारण से कि बैंक बैलेंस या ऐसा। फिर अभी 2012 में भी हमने किया ठीक कि अप्लाई, तो उस वक्त भी उन्होंने रीजन दिया कि इसका सैलरी जो वहाँ इंडिया में काम करता था दूसरे कंपनी में 4000, और अभी दूसरी कंपनी में गया। अब आपका सवाल क्या है भाई आपका सवाल क्या है आपका? तो ये मुझे सिर्फ यही पूछना था कि अभी मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ फिर से, तो मतलब क्या उसमें उसको किस तरह से यहाँ लेके आए, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। उसकी एज क्या है? उसकी एज क्या है भाई? जरा बताएं हमें इसका कैसे, या तो टूरिस्ट वीजा में अगर फिर से अप्लाई करना है तो मुझे क्या सबमिट करने पड़ेगा? ओके, आपके बेटे की एज क्या है? मेरी बेटी की एज है 24। और आप सारे जो बंदे हैं आपकी फैमिली, आप सबके पास नेशनलिटी है? जी हाँ, इंडेफिनेट है सब यहाँ पर। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, अगर आप जब यहाँ पे आए थे, अगर उस वक्त आप उसका साथ अप्लाई कर देते, उसको चैलेंज करते, उसको फाइट करते तो और बात थी। अब क्योंकि उसकी नंबर 1 18 साल से ऊपर हो गई एज और वो 24 साल का हो गया, आपने 4-5 साल यहाँ पे गुजार लिए। अब ये इस्टेब्लिश करना कि वो सोली एंड इंटायरली आप पे फाइनेंशियली एंड फिजिकली वो डिपेंडेंट है, इज़ नॉट अ ईजी जॉब। अब आपने 2-3 दफ़ा अप्लाई भी कर लिया, कभी रिफ्यूज, कभी विजिटर, कभी स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि शायद आपके एज ए डिपेंडेंट अब उसकी एप्लीकेशन को सक्सेस होना के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं।
अब हाँ यस एज यूजुअल अगर आप उसके पास राइट है, अगर वो यहाँ पे स्टूडेंट आना चाहता है बिल्कुल आ सकता है, अगर उसके साथ वो किसी के साथ शादी करके आना चाहता है आ सकता है, अगर वो यहाँ पे बिजनेस वीज़े पे आना चाहता है आ सकता है। लेकिन अब वो इस बेस पे आप कहें क्योंकि मैं यहाँ पे हमारी फैमिली है, हमारे पास नेशनलिटी है, हमारा डिपेंडेंट आ जाए, वो शायद मुश्किल होगा। लेकिन आपने वो इंडिविजुअल अपनी किसी भी कैपेसिटी में कि वो अपने इंडिविजुअल इमिग्रेशन स्टेटस पे यस ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। एज़ फार एज अगर आपने स्टूडेंट अप्लाई करना, उसके पास इंग्लिश हो, उसके पास कैश हो, फंड्स हो, स्टडी हो, बिल्कुल मिल जाएगा। विजिटर आना चाहता है वो भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर उसने बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना तो बिजनेस वीज़े की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर ले, बेशक उसकी पहले एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी हो गई हैं, अगर वो इस जो करंट एप्लीकेशन होगी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करता होगा तो बिल्कुल उसको वीज़ा मिलना चाहिए। इसलिए मेरा ख्याल है बेस्ट है कि आप किसी सोलिसिटर को मिलें, डिस्कस करें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर आपको कोई वो बेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी फरमाइए। जी मैंने थोड़ी देर पहले फोन किया था आपको, करीब 10-15 मिनट पहले, और मेरा सवाल पूरा नहीं, लाइन कट हो गई थी, मुझे और एक बात पूछनी थी। जी फरमाइए। जो मैंने आपको बताई थी कि हम जा रहे हैं ट्राइब्यूनल में, फर्स्ट ट्रायल ट्राइब्यूनल में नेक्स्ट मंथ हमारी अपील है। तो बस ये सवाल करना था कि इज इट बेटर कि हम अपनी डेट को एडजर्न करें, लाइक आगे की डेट लें, क्योंकि वुड इट बी मोर वेइंग फैक्टर के अगर नेशनलिटी आ जाती है बेटे की जो कि आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन है, और वुड इट हेल्प टुवर्ड्स द एप्लीकेशन, क्योंकि हम दोनों ओवर स्टे हैं, हमने बताया था हम हस्बैंड वाइफ 2003 में आए थे। अच्छा, अपील आपकी पेंडिंग है और आपके बच्चे का तो नेशनलिटी पेंडिंग है, इज राइट? नहीं, हमारी जो एप्लीकेशन थी हम 2003 में आए थे और ओवर स्टे हो गए थे, मैंने आपको बताया। अब हियरिंग किसकी है? आपकी हियरिंग है? हमारी हियरिंग फर्स्ट ट्रायल ट्राइब्यूनल में। और आपके बच्चे की नेशनलिटी की एप्लीकेशन होम ऑफिस में पेंडिंग पड़ी है, राइट? आउटस्टैंडिंग है, हाँ जी। ठीक, बिल्कुल आप होम ऑफिस को लेटर लिख के बता दें कि क्योंकि हमारा जो केस है या हमारा जो क्लेम है वो ये है कि हमारे बच्चे यहाँ पे 10 साल गुजारते हुए यहाँ पे सेटलमेंट जो कि नेशनलिटी की एप्लीकेशन के बेस पे वो यहाँ पे सेटल होने जा रहे हैं, और हमारा जो केस यही था कि हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो सेटल हो रहे हैं। इसलिए जो हमारी हियरिंग है उस पर हमारा वन पॉइंट जो हमारा फोकस है वो ये है कि हमने बच्चों की बेस पे यहाँ पे वीज़ा लेना है, और हमारे बच्चों की जो एप्लीकेशन है वो भी होम ऑफिस में पेंडिंग है। इसलिए हम अपने ऑनरेबल जो कोर्ट हैं या जज हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे केस को थोड़ा सा अर्जन कर दिया जाए कि जब ताकि हमारे बच्चों का पासपोर्ट की एप्लीकेशन आ जाए और हम अपने केस को उसके बेस पे हम फाइट कर सकें। बिल्कुल लेटर लिख सकते हैं, और इस तरह के सर्कमस्टांसेस में कोर्ट जो इमिग्रेशन के मैटर्स है उसको अर्जन कर देते हैं, वरना नॉर्मली जो इमिग्रेशन के केसेस हैं उसमें एडजर्नमेंट काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो आपके फैक्ट्स हैं बिल्कुल आप लिखेंगे को आपकी फेवर में ही जाएगा, नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी ज़्यादा जो फैक्ट्स हैं वो आपका सोलिसिटर जानता होगा, उससे डिस्कस कर लें क्योंकि वो आपके केस को डॉक्यूमेंट्स को बेहतर तरीके से उसने स्टडी किया होगा, देखा होगा, और उसकी एडवाइस बिल्कुल ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने मार्च में स्टडी वीजा जमा कराया था, ठीक, तो वो टोइक की बेस पे कराया था, वो अभी एक्सपायर हो गया है। ठीक, तो अभी मैंने शादी कर लिया, रजिस्ट्री को हो गया सब कुछ, तो वो मैं अब नई एप्लीकेशन दे सकता हूँ क्योंकि वो अब नया करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? आपने इंग्लिश पास कर ली है टोइक के अलावा? नहीं, अभी वो टोइक के अलावा नहीं की, उसके अलावा टोइक को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। होम ऑफिस का जो क्लेम है वो दो पार्ट में है। नंबर एक तो वो ये कहते हैं कि जो टोइक है ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये काफ़ी सारे जो लोगों ने पास किया ये शायद जेन्युइन नहीं है या जो भी वो उनका क्लेम। सेकंड, जिन कॉलेजेस ने ये आपको सर्टिफिकेट दिए हैं वो ऑथोराइज नहीं थे, वो लेजिटिमेट रजिस्टर नहीं थे टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज या जो भी सर्टिफिकेट्स हैं। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट की बेस पे जो टोइक के जितने भी टोइक पे रिलाई करते हुए जितने भी लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग है उनमें कोई अच्छे रिजल्ट की चांसेस नहीं है। अब आपके लिए बेस्ट ये है कि क्योंकि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, इमीडिएटली अपना आइल्स वगैरह या ईसोल या कोई भी जो अभी तक एक्सेप्ट सर्टिफिकेट्स है या जो रेगुलेटेड बॉडी जो यूकेबीए की लिस्ट पे हैं
वो अपना सर्टिफिकेट पास करते हुए, डिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट भी मिनिमम है जो कि A1 है, तो आप उसको रिलाई करते हुए जो नया सर्टिफिकेट है वो भेज दें, तो ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बड़ी इंफॉर्मेशन इससे मिल जाती है छोटे मोटे केसेस। बहुत शुक्रिया नवाजिश। सर एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था। मेरे पास EEA फैमिली रेजिडेंस कार्ड है जो 5 इयर्स का भी मेरा वीजा है जो एक्सपायर हो रहा है इन फरवरी 2017। 5 साल का। और मैं फुल टाइम वर्क पे हूँ, काम कर रहा हूँ मैं और वाइफ और हम जो है वो लो इनकम के ऊपर टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, वर्किंग टैक्स क्रेडिट प्लस चाइल्ड बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो एक चीज़ तो मेरी ये थी कि जब मैं 2017 फरवरी में जब मेरा ये वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा और मैं कब पासपोर्ट के लिए होऊंगा, और पासपोर्ट मुझे जो है वो यूरोपियन जिस कंट्री का वो पासपोर्ट मिलेगा या ब्रिटिश मिलेगा। और सेकंड क्वेश्चन इसी के लिंक में ये है कि मैं कितना अर्सा पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में आउट ऑफ UK में रह सकता हूँ। और थर्ड जो क्वेश्चन था कि जो बेनिफिट मैं ले रहा हूँ इसका जो भी मेरा फर्दर 2017 फरवरी में जो कुछ भी आएगा उस पर मेरा कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, प्लीज। थैंक यू। ठीक। आपके क्वेश्चन में ख्याल 3 में 3 + 3 9 हैं। दुआ करें कि मुझे सारे याद रहें। लेकिन इसका जो सब क्वेश्चन का थीम वो एक है कि 5 साल पूरे करते हुए आप अपना सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो, जिसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका रिलेशनशिप सबसिस्टिंग है, दोनों इकट्ठे रह रहे हो, और 5 साल रहते हुए आपकी जो स्पाउस है उसने हमेशा अपने यूरोपियन TT राइट को एक्सरसाइज किया है। वो सेल्फ एम्प्लॉय थी, फुल टाइम स्टूडेंट थी, आपने फुल टाइम काम किया या पार्ट टाइम काम किया, ये ज़्यादा काउंट नहीं होगा। लेकिन जो आपका पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, जो मेन आपका इस केस में जो कैरेक्टर है वो आपकी वाइफ है जो कि ब्रिटिश यूरोपियन नेशनल है, उसका काम करना 5 साल के प्रूफ देना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड, आपका रिलेशनशिप, बिल्कुल अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसकी बेस पे आप सेटलमेंट अप्लाई करेंगे और उसके 1 साल के बाद आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो आपने कहा कितने बाहर रह सकते हैं, वीज़ा मिलने के, इंडेफिनिट मिलने और नेशनलिटी मिलने के दौरान आप 90 डेज से ज़्यादा अब्रॉड किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते। अगर आपने अपने होम कंट्री पाकिस्तान जाना हो, कहीं और कहीं जाना हो, बिल्कुल आपको जाने की परमिशन है। अगर आपने यूरोप में जाना हो अपनी वाइफ के साथ जाएं, अकेले जाएं, जब इंडेफिनिट मिल जाता है या सेटलमेंट वीज़ा तो फिर आपका जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो आपका इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी बन जाती है, इसलिए आपका किसी के साथ जाना, अकेले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि सारे जो केसेस हैं उसमें कवर हो रहा है, लेकिन जो आपकी वीज़े के लिए साल के बाद अपने अब्रॉड सफ़र कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आपके फुल राइट्स होंगे। लेकिन जो आपने कहा था कि लास्ट क्वेश्चन कि आपको पासपोर्ट कौन सा मिलेगा, इस साल जो आपको वीज़ा मिलेगा वो आपके एग्जिस्टिंग जो करंट पासपोर्ट है उस पर एंडोर्स होगा, जो भी स्टिकर मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए क्वालिफाइड करेंगे और आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आपको किसी भी किस्म की कॉन्फिडेंशियल या डिटेल एडवाइस चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की लास्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जनाब, ये मैं रियाज चिकसाई बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 65 साल है। इस वक्त मैं UK में हूँ। मेरा बेटा जो है ना उसके पास UK पासपोर्ट है, तो क्या वो मेरे लिए यहाँ परमानेंट के लिए कुछ कर सकता है कि नहीं? वो मुझे ये बता रहा है कि मुझे ये जो शो करना पड़ेगा 18,600 एनुअल इनकम। तो अगर मैं शो करता हूँ तो फिर वो ये कहते हैं होम मसाले कि अगर आपके पास इतने पैसे तो पाकिस्तान में पैसे भेजो और अपने वालों के लिए कोई आदमी उधर रखो जो कुछ भी है, तो वो उधर उसकी केयर करो। तो दोनों तरफ से मतलब ये मसले ऐसे हैं, तो वो मेरा बेटा फिर किस तरह मेरी मदद कर सकता है? मैं ठीक, जो भी लोग एल्डर डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर जाते हैं, पहली बात वो इन कंट्री अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपने होम कंट्री से अप्लाई करोगे और इसके लिए साबित करना कि आप फिज़िकली फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो, आप अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकते और बच्चे के पास सफिशेंट इनकम अकोमोडेशन है वो आपको अकोमोडेट करेगा, ये चीज़ें इस्टेब्लिश करना होंगी। बेस्ट है गो टू द सोलिसिटर ताकि डिटेल से एडवाइस लें। ये कोई जनरल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्स डिस्कस करने के बाद आपको प्रॉपर एडवाइस मिल सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन उनका शुक्रिया जिनकी हम कॉल नहीं ले सके, उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे 8 to 9 PM। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।